और मन की बात में उनने ये कहा था कि मुझे गाली खाने से मेरी सेहत बनती है। मैं नहीं चाहता मेरे मोदी जी की सेहत खराब रहे। और फिर कहता है चलो पूरे 1.25 लाख करोड़ दिए। अरे भाई 1.25 लाख करोड़ तो है ही नहीं तेरे पास, तू कहां से देगा? फिर पता है वहां से जनता नीचे से चिल्ला रही होती है, अबे नालायक पहले हमें 500 में लेके आया था, 200 तो दे दे। देखिए कंगना का नाम स्पष्ट लूंगा, कंगना जिसके अंगना में जाती है ना, हमें पता है। ये दोहरी नीति अपनाते, देखिए एक तरफ गौ कत्ल खाने यही खुलवाते, दूसरी तरफ गौरक्षा अभियान चलवाते हैं। एक तरफ नशा मुक्ति केंद्र खुलवाते हैं, दूसरी तरफ दारू के ठेके भी यही खुलवाते हैं। तो ये दोगली सरकार है। दोस्तों नमस्कार, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हूँ। आज 6 फरवरी का वो दिन है जब चक्का जाम का ऐलान था किसान संगठनों द्वारा, और हरियाणा पंजाब की कई सड़कों को चक्का जाम भी किया गया किसानों द्वारा, और कई किसानों को डिटेन भी किया पुलिस ने अलग अलग राज्यों में। आज मेरे साथ बात करने के लिए एक शख्स हैं, आपने इन्हें सोशल मीडिया पर देखा होगा, दमदार आवाज़ के लिए जाने जा रहे हैं इस आंदोलन में। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा पहले। मेरा नाम दीपक पांडे है और मध्य प्रदेश विदिशा से आता हूँ। पिछले 15 दिसंबर से मैं यहाँ आंदोलन में समर्थन दे रहा हूँ। आप लगातार यही है? बिल्कुल, मैं 15 दिसंबर पे यहीं पे डटा हुआ हूँ। 15 दिसंबर से लगातार ये यहाँ पर है, मध्य प्रदेश से आए हैं। आज मुझे ये बताइए, पहला सवाल, चक्का जाम का इस दिन था, कई राज्यों में चक्का जाम किया गया किसानों द्वारा, मगर साथ में पुलिस ने उन्हें डिटेन भी किया, लाठी भी मारी गई कई किसानों पर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए सरकार की साजिशें लगातार चल रही हैं। अंग्रेजी जैसी नीतियां दमनकारी शुरू से चली आ रही हैं, जो चलती रहेंगी इनकी, क्योंकि ये इस कृषि बिल को किसी भी हालत में लागू करना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी ने पूरा देश बेच दिया है। सरकार पूरा देश बेच चुकी है। अब वर्ल्ड बैंक की दबाव है इनके ऊपर इतना कि इन्हें किसी भी तरीके से वो कर्जा चुकाना है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनाने के लिए जो पैसा लगा, जो पैसा क्या कहते हैं कहीं ना कहीं रैलियों में लगा मोदी जी के, अब वो पैसा वसूलना है वर्ल्ड बैंक को। और वो वर्ल्ड बैंक पैसा वसूलने के लिए मोदी जी पे दबाव बना रहा है। और मोदी जी के पास सिर्फ एक ही चारा बचा है, वो बचा है कि कैसे भी कर जिस खेती ने जीडीपी नहीं गिरने दी, उस खेती को गुलाम कर दे, उस पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लाकर अंबानी अडानी के हाथ देकर और वर्ल्ड बैंक का पैसा पटवा दिया जाए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए मोदी जी हर प्रकार का प्रयास करेंगे और दमनकारी नीति अपनाएंगे। आपने अभी कहा खेती है, उसने जीडीपी को गिरने नहीं दिया लॉकडाउन के दौर में। हाँ। तो आखिर फिर मंशा क्या हो सकती है सरकार की कि ऐसी जगह को, ऐसे सेक्टर को हम प्राइवेटाइज कर दें कि जो जीडीपी को संभाल रहा है? ऐसा तो नुकसान ही होगा सबका ना। नुकसान तो बहुत है ना। देखिए ना, सरकार मजबूत तब होती है जब सरकारी विभागों को मजबूती दी जाए। अगर सबको निजीकरण कर देंगे तो देश की संपत्ति निजी हाथों में चली जाएगी, तो फिर जनता का क्या बचेगा? जनता का तो वही होता है, जो सरकारी संपत्ति जनता की संपत्ति होती है। हर जगह अगर निजीकरण आ जाएगा तो फिर हमारी हर बुनियादी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। संविधान के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण और रोजगार, ये बुनियादी सुविधाएं, इन बुनियादी सुविधाओं को सरकार को देना होगा। देखिए राजनीति में धर्म लाइए, धर्म पर राजनीति बंद कीजिए। जो सत्ता करती आ रही है हुकूमत ने, जो लगातार किया है ना धर्म पर राजनीति, अब इसको बंद करना होगा। पिछले 7 सालों में हिंदू, मुस्लिम, दलित, सवर्ण और आज हिंदू बनाम सिख करने की साजिश का इनका पर्दाफाश हो गया, जो हमने लगातार आवाज उठाई थी। मैंने पिछले 45 दिन से यहाँ पर चैनलों के साथ कि हिंदू बनाम सिख कराएंगे, और आज भी मुझे आभास है इस दमनकारी नीति को अपनाते हुए ये इस आंदोलन के अंदर आतंकवाद भी घुसाएंगे, जो पक्का आभास है मुझे, क्योंकि हर साजिश रचेगी सरकार। तो पहले दिन से कह रहे हैं वो। किसको? हमें? हाँ। ना तो हम भी उन्हें कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री नहीं है, तो क्या बुराई है? सुन लें मोदी जी, हम भी कहते हैं वो प्रधानमंत्री नहीं है। हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास इस देश की नागरिकता है। इसके बाद हम कैसे आतंकवादी हो सकते हैं? भाई किसान है, किसान जमीन के अंदर बारूद नहीं बोता, अनाज बोता है। वो किसान जो पेट में आग नहीं लगने देता, उसके लिए रोटी लगा देता है, अनाज बो देता है। वो देश में आग कैसे लगाता है? वो देश में आग नहीं लगा सकता जो पेट की आग बुझाता हो। ये गलत है सरकार का कहना। और रही बात सरकार की, तो मैं हुकूमत को कहना चाहूंगा, तुमने इंटरनेट बंद कर दिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया। तभी मैं कहता हूं अगर कॉर्पोरेट जगत के हाथ में अनाज चला गया तो ये कल को अनाज भी बंद कर देंगे, हमारा अनाज भी बंद कर देंगे। इंटरनेट बंद करने से दिल के तार नहीं काटे जा सकते। दिल के तार जुड़े हुए हैं यहाँ पर लोगों के हमारे साथ, जो हम एकजुट हो गए हैं। आज भी यहाँ इंटरनेट बंद कर दिया गया। अरे भैया, इंटरनेट बंद कर लो, आप सब कुछ बंद कर लो, हम कल को आपका अनाज ही बंद कर देंगे। ये किसान इतना अनाज बोएगा जितने में सिर्फ वो खुद खाएगा, और वो अनाज बोएगा ही नहीं जिसको आगे बढ़ाया जाए।
फिर देखो कैसे सरकार घुटनों पे आती है। हमें झुकाना आता है, पर हम चाहते नहीं है कि मोदी सरकार को उस स्थिति में लाएं कि आज पता है जब घर में इज्जत होती है व्यक्ति की, तब बाहर इज्जत होती है। आज जब हम इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर इज्जत कैसे होगी? आज बाहर लोग कह रहे हैं कि लोग बुराइयां कर रहे हैं। बुराइयां क्यों नहीं करेंगे भाई? आपकी घर में इज्जत नहीं बची आज, तो बाहर बुराइयां होंगी। और रिहाना के ट्वीट पे बात कर रहे हैं। रिहाना की पता है इतनी कमाई है कि उसने लॉकडाउन में बांट दिया तो भी खर्च नहीं हुआ। मतलब खर्चा करने के बाद इतनी कंगना की भी नहीं है। हरियाणा के ट्वीट पर कंगना का जिस तरीके से वो लैंग्वेज थी, मेन जो भाषा का इस्तेमाल किया था कंगना ने, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कंगना का नाम स्पष्ट लूंगा। कंगना जिसके अंगना में जाती है ना, हमें पता है वहां पहले से तुलसी मौजूद है, उसको समझना होगा, उसकी लाइन नहीं लगेगी वहां पे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज हमारी जो न्यायपालिका है, जो हमारे कोर्ट्स हैं, उनकी तारीफ करी है जम के। तो इस बार बताइए कि न्यायपालिका ने क्या सही तरीके से अपना काम किया है आपकी नज़रों में? देखिए, लोकतंत्र की हत्या तो उसी दिन हो गई थी 20 सितंबर 2019 को, जब 4 जजों ने निकलकर ये कह दिया था कि लोकतंत्र खतरे में है। बिल्कुल 4 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के निकल के ये कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि लोकतंत्र खतरे में। उसी दिन लोकतंत्र खतरे में आ गया था, हम तो समझ गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट किसका पिट्ठू बना हुआ है हमें पता है। तभी हमने कहा था कानून की पवित्रता वहां तक रह सकती है जहां तक वो लोगों की अभिव्यक्ति करे। अगर लोगों की अभिव्यक्ति व्यक्त करने में कानून सक्षम नहीं है तो ऐसे कानून को जनता नकार देती है। इसलिए समझना होगा, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है अर्नब गोस्वामी पर? सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं लेता पुलवामा में जो RDX पकड़ा जाता है? आप यहाँ पर आप अनाज में ढूंढने आ रहे हो आतंकवाद, आपको वहां नहीं दिखा RDX पकड़ाया? उसमें आतंकवाद कहां चला गया था? ये दोहरी नीति कब छोड़ेंगे भाजपा के लोग? ये दोहरी नीति अपनाते देखिए, एक तरफ गौ कत्ल खाने यही खुलवाते, दूसरी तरफ गौरक्षा अभियान चलवाते हैं। एक तरफ नशा मुक्ति केंद्र खुलवाते हैं, दूसरी तरफ दारू के ठेके भी यही खुलवाते हैं। तो ये दोगली सरकार है, दोगली नीतियां हैं इसकी। आप जितना कहेंगे, लोग कई बार पूछते हैं मोदी जी को मैं इतना क्यों सुनाता हूं। देखो भाई, मोदी जी ने मन की बात में कहा था, और मन की बात में उन्होंने ये कहा था कि मुझे गाली खाने से मेरी सेहत बनती है। मैं नहीं चाहता मेरे मोदी जी की सेहत खराब रहे। मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री तंदुरुस्त रहे, उसको मशरूम ना खाने पड़े, देश का पैसा बर्बाद ना करना पड़े। तो हम लगातार गाली देते हैं। मैं तो कहता हूं पूरी देश की जनता को अब गाली देना चाहिए, क्योंकि देश का पैसा बहुत खा लिया, अब थोड़ी गाली भी खा लें। अच्छा, ये बताइए दीपक भाई कि जब लोकतंत्र में न्यायपालिका भी बिकी हुई है, सरकार भी बिकी हुई है, तो जो आम जनता है, जैसे किसान ही है, सब आंदोलन बैठे हैं, इनकी बात को हल कौन करेगा? इनकी बात को हल मोदी जी, उनकी गवर्नमेंट करेगी। और नहीं करेगी तो मैं कहता हूं UN को इसको संज्ञान में लेना चाहिए, यूनाइटेड नेशन को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स को कुचला जा रहा है, मतलब हमारे मौलिक अधिकार है उन्हें दबाया जा रहा है, और वो भी ऐसे लोकतंत्र में जो देश का सबसे बड़ा मतलब पूरे विश्व का सबसे अच्छा लोकतंत्र है, उसको आज कुचल दिया गया। देश की आवाज को बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया पर लगातार FIR हो रही हैं। ये अघोषित आपातकाल चल रहा है देश में, जहां पर सच बोलने वालों को धड़ाधड़ नोटिस भेजे जा रहे हैं। देखिए, ये कुछ भी सही नहीं हो रहा है। और आज भी जिस दिन लाल किले पर के लोग कह रहे हैं, लाल किले पर जो गए थे वो मुझे नहीं पता, वो जांच का विषय है। लेकिन इसके अलावा जिस दीप सिद्धू को हमने संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने मंच पर नहीं चढ़ने दिया, उनने से लाल किले पर चढ़ा दिया। बताइए आप, ये कैसा? और लाल किला भी ये कह रहा है खुद का, लाल किला इनका नहीं है, लाल किला डालमिया का है। और मैं बता दूं, ये वही लोग हैं जो तिरंगे का अपमान करने वाले को भारत रत्न देते हैं। नानाजी देशमुख RSS भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें भारत रत्न मिला हुआ है। और सावरकर को ये वीर कहते हैं। क्या वीर भगत सिंह नहीं थे? क्या वीर शहीद चंद्रशेखर आजाद नहीं थे? क्या वीर हमारे यहाँ से अशफाक उल्लाह खान नहीं हुए? ये वीर नहीं थे इनकी नजर में? सावरकर ही वीर थे केवल, जिनने अंडमान जेल से माफीनामा लिख के दिया। देखो भाई, RSS अंग्रेजों का चाटुकार संगठन है। मैं पहले से बता रहा हूँ, RSS का मतलब है राज्य सुरक्षा समिति, जो अंग्रेजों का अनुसांगिक संगठन रहा, जो हाफ खाकी चड्डी पहनता था, जिसका मतलब ही था, उन्हें एक डंडा भी दिया था, आधी पुलिस बनाया था, जो मुखबिरी करते थे अंग्रेजों के लिए। जैसे आज आप जाइए थाने में नगर सुरक्षा समिति देखने मिल जाएंगी, जो पुलिस के साथ मिलकर काम करती हैं। तो ऐसे संगठन को समझना होगा कि उनने शुरू से आजादी में इनका कोई योगदान नहीं रहा, देश का सबसे गद्दार संगठन है। और मोदी जी का तो भाई मैं क्या बताऊं, इतना बड़ा बहरूपिया है, बगुला भगत है, ये बगुला भगत है। अरे खैर क्या है, आपसे शायद पहली बार मुलाकात हो रही है, इसलिए मैं बता दूं और सब सुन रहे हो कि मोदी जी जब सेना में जाते हैं
मोदी जी जब सेना में जाते हैं तो कहते हैं वर्दी पहन के मैं सैनिक बनना चाहता था, और इसके बाद जब ढोल बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं तो कहते हैं मैं ढोल बजाना चाहता था। भाई मैं पूछना चाहता हूं, जो बार बार ऐसे ऐसे करते हो, कहीं हिजड़ों की सभा में तो नहीं चले गए? हाँ, ऐसा ही कुछ तो नहीं था? ये मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से। और अब एक बात कहना चाहता हूं सभी आम नागरिकों से कि आम नागरिकों, आपको अपनी रोटी बचानी है, और किसानों आपको अपनी खेती बचानी है, और इन भड़वों से अब आपको अपनी बेटी भी बचानी है, अपनी बेटी भी बचानी है। चंद महीनों पहले की बात ही करते हैं, इस आंदोलन से पहले की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी हों, मुख्यमंत्री योगी जी हों या गृह मंत्री अमित शाह हों, ये फेवरेट नेता थे हमारे देश में, फेवरेट पॉलिटिशियंस कहा जाता था इन्हें, और नंबर 1 लीडर तो आपको पता ही है प्रधानमंत्री मोदी को मीडिया कहती थी। उस पर क्या कहेंगे? आज ऐसा क्या हो गया कि एकदम से मतलब सामने छवि बदल गई बिल्कुल? क्या होता है भाई, नाटक एक समय तक अच्छा लगता है, फिर साउथ इंडियन जो फिल्में होती है ना, वो समझ तो आई जाती है कि धुप्पलियाई चल रही है। ये धुप्पलियाई जो चल रही थी ना, वो हमें समझ में आ गई कि जैसे होता है ना साउथ इंडियन फिल्मों में, एक आदमी 100 को फेंक रहा है, 50 को मार रहा है, तो देखने में मजा बहुत आया। तो ये क्या है, मजाकिया अच्छा है प्रधानमंत्री, बाकी क्या है, काम वाम कुछ नहीं है। देखिए कैसे कैसे भाषण देता है, बिहार में जाता है, बहनों भाइयों 10 लाख दे दूं, 20 लाख दे दूं, 100 लाख दे दूं। अबे तेरे घर में पिताजी कमा के रख गए, तेरी माँ कमा के रख गई है, कहां से दे देगा? और फिर कहता है चलो पूरे 1.25 लाख करोड़ दिए। अरे भाई 1.25 लाख करोड़ तो है ही नहीं तेरे पास, तू कहां से देगा? फिर पता है वहां से जनता नीचे से चिल्ला रही होती है, अबे नालायक, पहले हमें 500 में लेके आया था, 200 तो दे दे। ये ऐसा है मोदी, इतना ज्यादा जुमलेबाज है ना। इसके लिए एक बड़ी जबरदस्त कविता है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए, और जिस तरह भी हो मेरे दोस्त ये मौसम बदलना चाहिए, रोज रोज बदलते हैं जो रूप लिबासों की तरह, अब जरा जोर से जनाजा इनका निकलना चाहिए, इनका निकलना चाहिए। कल संसद में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, वो खड़े होकर यूँ पूछते हैं कि भाई मुझे ये बताओ इन कानून में काला क्या है, किसानों से पूछ रहे हैं, और फिर कहते हैं कि एक ही राज्य पंजाब तक ही ये आंदोलन है, ये सब जो बैठे ड्रामेबाजी चल। चलो मैं बता देता हूँ, 1 सेकंड। पहली बात तो वो लोग गद्दार हैं, आरएसएस और बीजेपी वाले, क्योंकि अगर यही बात अंग्रेजों ने कही होती कि आजादी में सिर्फ क्या कहते हैं पंजाबियों का हाथ है, तो मुझे लगता है देश कभी आजाद नहीं होता। अब आजाद हो गया तो इन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है, आज जब आंदोलन कर रहे हैं तो इन्हें बड़ा बुरा लग रहा है। ये बड़ी दोहरी सरकार है। इसके बाद आप आ जाइए काले कानून को लेके। भाई जिनका मन काला है इसलिए ये कानून काला है, जिस मन से ये लोग लेके आए इस कानून को, इस कानून में कोई फायदा हो तो बताओ। ये हमसे ये कहते तुम्हारी जमीनें नहीं हड़पी जाएंगी, ये कोई फायदा हुआ? तुम्हारी एमएसपी नहीं जाएगी, ये कोई फायदा हुआ? अरे मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, बताओ गैस की टंकी पे से सब्सिडी चली गई कि नहीं चली गई? पैसे बढ़ा दिए। फिर बताओ एमएसपी कैसे नहीं जाएगी? कैसे भरोसा किया जाए भाई? एमएसपी पर गारंटी दो ना। हम तो यही चाहते हैं, आपका प्राइवेट ट्रेडर्स खरीदे या सरकारी खरीदे, एमएसपी गारंटी लाओ, किसान तैयार हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि आपने जो कानून बनाए इसमें इतने संशोधन हो चुके हैं, तो भाई एक नई शर्ट आई है, अगर उसको जगह जगह से काट दिया जाएगा और फिर उसको रफू करके बताया जाएगा तो वो थेगड़े वाली शर्ट कोई पसंद नहीं करेगा। तो ऐसे ही ये बिल है, बहुत थेगड़े लग गए, हटा दो, दूसरा बना लो। और वैसे भी ये बिल देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात संदेश दे दूं, जिन लोगों के मन में ये गलत भ्रम पैदा हो गया है कि ये कानून वापस लेने से सीएनआरसी वापस हो जाएगी, इसके लेने से क्या कहते हैं वो कौन सा एक और बिल लाए थे ये 370 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो कानून केंद्र द्वारा बनने थे और ये कानून राज्य द्वारा बनना था। ये कानून बनाने का राज्य सरकार को था, लेकिन इनने राज्य सरकार को छोड़कर खुद बनाया है, ये गैर संवैधानिक है। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान में लेके इस कानून को रद्द कर देना चाहिए। कोई गैर संवैधानिक कानून को हम पे थोप रहे हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा देशवासियों। ये सिर्फ और सिर्फ किसान को गुलाम बनाने का तरीका है। आप बताइए, क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम पहले नहीं कर रहे थे? पहले भी हो रही थी, लेकिन जब किसी को कानून में लिया जाता है, अमल में लिया जाता है, तो फिर पता है जब उस कानून का पालन नहीं किया जाता तो जुर्माना होता है उस पर। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेंगे उन पर जुर्माना ठोका जाएगा। तो इसके बाद गुलाम बना, हमें दिख रहा है ना भाई, जब खेत का मालिक गुलाम हो जाएगा तो उसका परिवार गुलाम हो जाएगा एक कंपनी के हाथों। फिर कैसे हमारी बहन बेटियों की अस्मत लुटेगी ये भी हमें दिख रहा है इनके हाथों। तभी मैंने कहा था देश का अपमान तो उस दिन हो जाता है यार, जब सीमा पे जवान रो जाता है और खेत में किसान रो जाता है।
आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं जी। मध्य प्रदेश में चाहे कांग्रेस की सरकार थी पहले कमलनाथ की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई, दोनों का ये मेन जो सबसे ऊंची आवाज़ थी वो थी किसानों के कर्जा माफ़ कर देंगे जी। कृषि के हालात मध्य प्रदेश में आपके हिसाब से क्या है? देखिए मैं बता दूं, एक सरकार जो कांग्रेस है वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पे चलती है और एक सरकार बीजेपी है जो धर्म के नाम पे चलती है। ठीक है, ये सांप के वो दो खोल हैं कि जब ये वाला खोल खराब हो जाता है तो वो इसमें घुस जाता है और ये खराब हो जाता है तो वो इसमें घुस जाता है। समझ गए आप? ये दोनों वही पार्टियां, इनको चलाने वाली आरएसएस ही है, दोनों को आरएसएस चलाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज किसान की आय मात्र 19 गुना बढ़ी है और आप बताइए आजादी के बाद से महंगाई कितने गुना बढ़ गई? अरे ये 6 साल में ही महंगाई 500 गुना बढ़ गई। तो क्या किसान की आय आज नहीं बढ़नी चाहिए? आज थाली की मेन जरूरत है रोटी। भाई किसान की आय तो उस दिन बढ़ेगी जब आप गेहूं का दाम सही तय करोगे, आप अनाज का दाम सही तय करोगे। अरे कानून तो काला इसलिए है क्योंकि 1955 में जो कानून बना था जमाखोरी के खिलाफ, जहां जमाखोरी करना अपराध था, काला बाजारी थी, आज अपराध को बढ़ावा दे दिया है मोदी ने जमाखोरी पे कानून खोल के कि मर्जी जितना आप कानून पर इस पे जमाखोरी कर लीजिए। जब जमाखोरी हो जाएगी तो देश में भुखमरी फैल जाएगी। तो बताइए अपराध को बढ़ावा देने वाला कौन होता है? अपराधी। तो अपराधी कौन हुआ? मोदी। देखो मैंने नहीं बोला, बता रहे हैं लोग अपराधी कौन है। तो भाई अपराध को जो बढ़ावा दे वो अपराधी होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये इस कानून में सबसे बड़ी बात है, इसको आम जनता भी समझ ले, क्योंकि आम जनता को जो ये लगता है ना इससे सीएनआरसी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये राज्य सरकार का कानून है। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी से कि आप इस कानून को रद्द कीजिए, राज्य के हाथ में दीजिए, वहां से अध्यादेश आएगा और वो उन कानून को बनाएंगे, क्योंकि ये संवैधानिक रूप से राज्य सरकार के हाथ में होता है। तो कृपया कर संविधान का पालन कीजिए, क्योंकि हमें पता है आपने संविधान का पालन कभी नहीं किया। जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी का आदेश गवर्नर को आके देना चाहिए था, लेकिन हमारे मोदी जी निकल के आते हैं और कहते हैं आज रात से नोट बंद। भाई अपने घर में कुछ कर नहीं पाए, अपने घर में ताला लगा ही नहीं पाए और तुम हमारे देश में तालाबंदी कर देते हो। ये तुम्हारा घर थोड़ी है यार, देश है, ऐसा नहीं चलेगा। और मोदी जी जब देखो तब मन की बात करते रहते हैं यार, थक गए, हमारे कान थक गए मन की बात सुन सुन के। ये मन की बात अपनी लुगाई से करना चाहिए थी। वो तो अच्छी नहीं लगती क्या मन की बात मोदी जी? हम लुगाई है क्या उसकी जो हमें अच्छी लगेगी? ये जन की बात है, हम जन हैं, आम जन की बात समझो। मन की बात तुम्हारी लुगाई समझेगी, लुगाई के पास जाओ और मन की बात कर लो। और मैं कहता हूँ यशोदा बहन इसे वापस बुला लो, बावरा हो गया है मोदी। धन्यवाद दीपक जी। एक और ले लो कि अब एक नई चीज है कि मैं एक अच्छा शेर जो है इंकलाब का क्रांतिकारी शेर लेके आया हूं कि दर्द कहां तक पाला जाए और युद्ध कहां तक टाला जाए, आप है क्रांतिकारियों के वंशज, अब फेंक इंकलाब का भाला जहां तक जाए, जहां तक जाए। अब ये इंकलाब का भाला फेंकेगा, देखिए कहां तक जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी। ये मैं गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद था। लगभग 100 दिन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे किसान आंदोलन को 100 दिन की तरफ पूरे होने वाले हैं, मगर अभी तक सरकार के तरफ से कोई ऐसा फरमान नहीं आया, कोई ऐसी बात नहीं आई है जिसे लेके ये कहा जा सके कि हाँ सरकार किसान आंदोलन को सही तरीके से टैकल कर रही है। उसके पास ऑप्शंस हैं, मगर एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं जो बिल्कुल चुप हैं। अब ट्विटर पर भी, सोशल मीडिया पर भी उनका कोई बयान नहीं आ रहा है किसान आंदोलन को लेके, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो इसमें, चाहे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। कैमरामैन अमान के साथ फराज चौधरी, गाजीपुर बॉर्डर।